नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए सीडीपी, जो चैप्टर नंबर 7 हमारा चालू है। इसमें एक वीडियो हो गया है, दूसरा वीडियो हम आज शुरू कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक था बुद्धि और बुद्धि की परिभाषा सिद्धांत। स्टार्ट करते हैं। मानसिक आयु एवं बुद्धि की परीक्षण। मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता का पता चलता लगता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रामाणिक मापन की विधियों की खोज की। इस सिद्धांत में सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक वुंट का नाम आता है। किसका नाम? वुंट का नाम आता है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि परीक्षण का माप के लिए खोजे थे वो कौन थे? वुंट थे, जिसने वर्ष 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। दूसरा, उन्होंने इन कार्यों से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए और उन्हें अनेक बच्चों पर आजमाया। इस परीक्षण के अनुसार जो बालक अपनी आयु के अनुसार या अनुरूप निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है, वह सामान्य बुद्धि का बालक होता है। जो अपनी आयु से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर भी देता है, वह उच्च बुद्धि का होता है। अगला, उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों के बाद सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि के प्रयोग का सुझाव दिया। इसके बाद है मानसिक आयु। किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु के वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन की विधि को मानसिक आयु कहते हैं। उदाहरण, यदि कोई 6 वर्ष का बालक 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है या सोचता है, तो 15 वर्ष उस बालक की मानसिक आयु होगी। आगे, वास्तविक आयु या कालानुक्रम आयु। यह किसी भी मनुष्य की वास्तविक आयु होती है, अर्थात वह कितने वर्ष का हो गया। 10 वर्ष का व्यक्ति जो 1
160 अंक लिया हुआ है उसकी मानसिक आयु होगी। कैसे निकालेंगे देखो, बुद्धि लब्धि बराबर 160, वास्तविक आयु बराबर 10, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु गुणे MA और वास्तविक आयु रियल एज। वास्तविक आयु मतलब रियल एज, मानसिक आयु गुणे MA मेंटल एलिजिबिलिटी। तो मानसिक आयु को क्या कहेंगे, मेंटल एलिजिबिलिटी गुणे 100। तो निकालेंगे कैसे देखो, 160 बराबर MA बटा 10 मल्टीप्लाई 100, मतलब MA मतलब मानसिक आयु, 10 क्या है वास्तविक आयु है, उसमें 100 से गुणा किया जाएगा। तब हमें निकालना क्या है, मानसिक आयु निकालनी है। तो MA बराबर 160 गुणे 10 बटा 100 बराबर आ गया 16 वर्ष। कैसे आएगा, ये 0 से 0 दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 16 बचेगा। और 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा। नीचे 2 0 है, ऊपर के दोनों 0 इसी से कट जाएंगे। इसके बाद यह बचे हुए 16 16 एकम 16, फिर नीचे भी 1 ही है तो उसे डिवाइड भी करने पर 16 ही आएगा। इस तरह से निकालते हैं मानसिक आयु। आगे स्टर्न ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि बताई। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करने पर प्राप्त की जाती है। वास्तविक आयु से भाग देकर और 100 से गुणा कर की जाती है, प्राप्त की जाती है। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ का सूत्र है। ये क्या है, IQ का सूत्र है, क्या है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु मल्टीप्लाई 100 गुणे 100। उदाहरण, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि की गणना निम्न प्रकार होगी। बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु गुणे 100 बराबर 12/10, मतलब 12 क्या है मानसिक आयु है, 10 क्या है एक्चुअल आयु है, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ गया 120। उसकी IQ कितनी है 120। कैसे आया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा 10, 12 दहामा 120। मनोवैज्ञानिक वेस्लर द्वारा निर्मित IQ वितरण। बुद्धि लब्धि IQ वितरण 130 या इसरो उम्र अतिश्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि। 120 क्या है श्रेष्ठ बुद्धि, 130 या उससे अधिक जो है वो क्या है श्रेष्ठ बुद्धि है। 120 क्या है 130 क्या है अतिश्रेष्ठ है, और 120 क्या है श्रेष्ठ है। 110 से 119 क्या है उच्च सामान्य बुद्धि है। 90 से 100 सामान्य बुद्धि है। 80 से 89 मंद बुद्धि में आ जाएगा। 80 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि, 90 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि का व्यक्ति आता है, और 110 से 119 उच्च बुद्धि में आएगा। लेकिन 20 क्या है श्रेष्ठ आएगा। 20 से भी ज़्यादा IQ है तो वो अतिश्रेष्ठ आएगा। इन 80 से 89 के जो है वो मंद बुद्धि माना जाएगा। 70 से 89 जो है वो क्षीण बुद्धि माना जाएगा, और 89 से 69 से नीचे जो है
वो निश्चित क्षीण बुद्धि माना जाएगा। ये है आईक्यू का टेबल। मनोवैज्ञानिक मैरिल द्वारा निर्मित आईक्यू वितरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बांटा है। ये किसका था? वेसलर का था। ये किसका है? मैरिल का। इनका कहना है कि बुद्धि आईक्यू वितरण इस तरह से इन्होंने किया 140 या इससे ऊपर जो है वो अतिश्रेष्ठ है। 120 से 139 जो है वो श्रेष्ठ है और 110 से 119 जो है वो उच्च सामान्य बुद्धि है और 90 से 109 सामान्य बुद्धि है। उच्च सामान्य 110 से 119 उच्च सामान्य, 90 से 9 सामान्य, ये दोनों में सेम है। और 80 से 89 मंद, 70 से 79 क्षीण और 69 से नीचे निश्चित क्षीण। लगभग नीचे के सब बराबर हैं, ऊपर का थोड़ा सा लेवल उन्होंने हाई कर दिया है बस। नेक्स्ट, बुद्धि और विकास। बौद्धिक विवृद्धि और विकास क्या है? बौद्धिक वृद्धि और विकास अनेक कारकों पर निर्धारित है या निर्भर है। मानसिक मस्तिष्क की परिपक्वता बौद्धिक विवृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जन्म के समय बालक में उसकी बौद्धिक योग्यताएं अनेक विकास की प्रथमावस्था के निम्नतम स्तर पर होती हैं। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी बौद्धिक आयु में वृद्धि और विकास होता रहता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक यह विकास तीव्र गति से होता है। कब से? शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक। परंतु किशोरावस्था में के अंत से और प्रौढ़ावस्था में इस विकास की गति मंद हो जाती है। थर्स्टन का विचार है कि उनके द्वारा किए गए कारक विश्लेषण अध्ययनों के आधार पर प्राप्त 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं एक साथ आयु स्तर पर परिपक्व नहीं होती। उसके अनुसार प्रत्यक्षपरक योग्यता 12 वर्ष की अवस्था में अपनी वृद्धि की पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार 14 वर्ष की अवस्था में तथा तार्किक योग्यता 16 वर्ष की आयु में स्मृति योग्यता और संख्यात्मक योग्यता परिपक्वतावस्था की ओर अग्रसर होती है। बालकों की शाब्दिक योग्यता तथा भाषा बोध आदि योग्यताएं इस आयु अवस्था के बाद विकसित होती हैं। वेसलर का विचार है कि बौद्धिक विवृद्धि कम से कम 20 वर्ष की आयु तक होती रहती है। आधुनिक शोधों से यह पता चला है कि 60 वर्ष की आयु तक बुद्धि लब्धांक में वृद्धि होती है। कब तक? 60 वर्ष की आयु तक। छठवां पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षणों का निम्नलिखित महत्व है। पहला, शैक्षणिक मार्गदर्शन। विज्ञान के साथ साथ मनोवैज्ञानिकों ने मानवीय समस्याओं के समाधान में असाधारण योगदान दिया है। इसके द्वारा बच्चों के भविष्य निर्धारण की योजनाओं को
बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा एवं लक्ष्य को प्राप्त करने में बुद्धि परीक्षाएं समर्थ होती हैं। शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक पाठ्यक्रम बालक को अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जबकि व्यवहारिक पाठ्यक्रम उनकी आदत के अनुसार निश्चित किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट, छात्र वर्गीकरण। छात्र वर्गीकरण क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करती है। इसके फलस्वरूप एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ज्ञान अर्जन बालकों की बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। अतः छात्र वर्गीकरण में बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी होती हैं। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक कक्षा में सामान्य से उच्च एवं सामान्य से नीचे आदि स्तरों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत रहते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या सभी बच्चों का शैक्षणिक विकास उत्तम से हो सकेगा? ऐसी परिस्थिति में बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक सामान्य से भिन्न एवं उच्च आदि छात्रों का वर्गीकरण करके उपयुक्त शिक्षण का प्रबंध करेगा, ताकि सभी स्तरों के छात्र छात्राएं पाठ्यक्रम को आधार करके उत्तम निष्पादन प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार बुद्धि परीक्षण से अध्यापकीय छात्र एवं पाठ्यक्रम संबंधी सभी समस्याएं आसानी से समाप्त हो सकती हैं या समाप्त हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है लैंगिक भिन्नता में उपयोगिता। शोध कार्यों से स्पष्ट होता है कि लड़के एवं लड़कियों में बुद्धि के आधार पर ही कार्यकुशलताओं में अंतर पाया जाता है। इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का क्रम भिन्न होता है। अतः ज्ञान अर्जन की क्षमताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। स्पीयरमैन के अनुसार दोनों में सामान्य एवं विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं और इनका निर्धारण बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही संभव है। अतः सामाजिक व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए यौन भिन्नता के आधार पर विभिन्न अंतरों की पहचान कर उनके बीच समायोजन स्थापित करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, स्वयं का ज्ञान। स्वयं का ज्ञान क्या है? शिक्षा का प्रयत्न बच्चों का सामान्य विकास करना होता है। बुद्धि परीक्षण के जरिए बच्चे अपने भीतर की क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचान कर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षाएं बालकों के व्यक्तित्व के स्वरूप
को स्पष्ट करती हैं। वह अपने भीतर घटित तत्वों को निकाल देता है और अविघटित तत्वों को विकसित करता है। 5वां पॉइंट, अधिगम प्रणाली में उपयोगी। सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है। छात्र की लगन, अभ्यास प्रक्रिया, गलतियों का धारणा एवं प्रोत्साहन में वृद्धि एवं स्थानांतरण आदि में बुद्धि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अगला, बुद्धि परीक्षणों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चे कम समय में अधिक अधिगम एवं ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होते हैं। 6वां पॉइंट, व्यावसायिक मार्गदर्शन। व्यवसायों में मनोविज्ञान ने पदार्पण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है। विभिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मानसिक स्तर का व्यक्ति अपने व्यवसाय को विकसित या विकासशील बनाने में सहायक होता है। जब हम गलत व्यवसाय का चयन कर लेते हैं तो हमारी अभिरुचि एवं कार्यक्षमता का ह्रास होने लगता है। फलस्वरूप व्यवसाय और व्यक्ति दोनों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस तरह व्यवसायी मार्गदर्शन में भी बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। अगला पॉइंट, अनुसंधान। अनुसंधान क्या है ये देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विकास अनुसंधानों के ऊपर निर्भर करता है। कक्षा के भीतर की समस्याएं और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक अनुसंधान के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक होता है। विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। छात्र चयन में उपयोगी। 8वां पॉइंट, विद्यालय में प्रवेश करने के बाद बालक के विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंध बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में छात्र चयन हेतु करता है। पहला, प्रवेश। किसी भी कार्य के लिए छात्र को अनुमति देने से पहले से उसकी शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का पता लगाना आवश्यक होता है। बुद्धि परीक्षण की सहायता इस कार्य में ली जाती है। दूसरा, छात्रवृत्ति। शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों और पिछड़े वर्गों के छात्रों का समुचित विकास करना प्रशासन का परम उद्देश्य रहा है। इसके लिए छात्रवृत्ति निर्धन पुस्तक सहायता योजना और पिछड़े वर्ग की व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इनमें छात्रवृत्ति का प्रारूप बुद्धि लब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। तीसरा पॉइंट, विशिष्ट योग्यताएं। प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने योग्यता के क्षेत्र को अत्यंत विशाल बना दिया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नवीन प्रतिभाओं की खोज हो रही है। प्रतिभा खोज का प्रमुख आधार बुद्धि परीक्षणों को ही माना जाता है। इस तरह से ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। धन्यवाद।